मैं सबसे पहले राजेश लिलोतिया जी और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज यहां पर 31 अगस्त को मुक्ति दिन पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। जब से राजेश लिलोतिया जी ने ये जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने इस तरह के आयोजन का एक सिलसिला यहां पर शुरू रखा है। लंबे समय से मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम करते रहा हूं। मुझे याद नहीं कि इससे पहले घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के व्यक्तियों के प्रति इतने नजदीक से काम करने का पहले कभी प्रयास विभाग की ओर से हुआ होगा। नेहरू जी ने समाज को अपना हक दिलाने के लिए और संविधान में जो समान अधिकार सभी नागरिकों के लिए है, उसे वास्तविक रूप देने के लिए उन्होंने ये 1952 में कदम उठाया। लेकिन समाज में परंपरागत सदियों से जो बात चली आई और जिसे और अधिक मजबूती देने का काम अंग्रेजी हुकूमत ने किया था, दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है कि आज उसका असर कानून खत्म होने के बावजूद हमारे समाज में बहुत बड़ी तादाद में नजर आता है। और इसीलिए ये तमाम चीजों पर लगातार कांग्रेस के भीतर काफी समय से चर्चा होते रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेता समय समय पर इन बातों पर विचार करते रहे कि आखिर एक समाज के तबके को हमने विमुक्त किया, डिनोटिफाई किया, लेकिन फिर भी ये कौन सी वजह है कि अगर देश में अगर सबसे गरीब, सबसे वंचित, सबसे पीड़ित, सबसे परेशान व्यक्तियों को अगर तलाशना है तो वो क्यों घुमंतु समाज से ही, वो क्यों अर्ध घुमंतु समाज से ही आते हैं? ऐसा क्यों होता है? स्वास्थ्य की सेवाओं में हो, शिक्षा की सेवाओं में हो, राशन कार्ड के मामले में हो, तमाम चीजों में ये समाज क्यों पीछे रहा है? ये इन चीजों को लेकर कांग्रेस के भीतर समय समय पर चर्चा होते रही। कांग्रेस ने समाज के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। अलका लांबा जी यहां पर बोलकर गई, उन्होंने वसंतराव नाइक साहब की यहां पर बात करी। 11 साल तक वसंतराव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल नहीं, 11 साल तक। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और यहां पर चीन ने जब आक्रमण किया तो यशवंतराव चव्हाण वहां बंबई से चले और यह कहकर चले कि सह्याद्री अब हिमालय की रक्षा के लिए निकल पड़ी है। ऐसे समय जब यशवंतराव चव्हाण ने महाराष्ट्र छोड़ा तो वसंतराव नाइक ने, जो घुमंतु समाज से थे, उन्होंने महाराष्ट्र की बागडोर संभाली। और कैसे संभाली? आज भी महाराष्ट्र में वसंतराव नाइक का नाम लिया जाता कि इंदिरा जी के साथ साथ महाराष्ट्र में हरित क्रांति के जनक के नाते अगर किसी को देखा जाता है तो वो वसंतराव नाइक को देखा जाता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र में सबसे विकसित पूरे मुल्क में माना जाता है और महाराष्ट्र में औद्योगिक तरक्की के लिए अगर किसी को श्रेय जाना है तो वो वसंतराव नाइक को जाना है। ये उन्होंने किए हुए काम की वजह से है। फिर सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री बने, फिर सुधाकर राव नाइक यहां पर
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बने, फिर राज्यपाल बने, और उतना ही नहीं, बलराम नाइक को सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने भारत सरकार में मंत्री बनाया। कई सांसद, कई विधायक, यहां राजेश राठौड़ और तमाम उनके पिता धोंडीराम राठौड़, वहां कर्नाटक में प्रकाश राठौड़, ऐसे तमाम लोगों को समय समय पर मौका देने का काम हुआ। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज के व्यक्तियों में भी वो क्षमता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। इस तरह के काबिल लोग आज समाज के भीतर है, और इसीलिए हमारी मांग है, हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में पूरा स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि राजू जी इस प्रयास में काफी सालों से काम करते रहे हैं। बाल कृष्ण रेणके कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का हमने हमारा इरादा उसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था, और उसमें तमाम चीजें हैं। उसमें ये सारी चीजें कि कहीं पर ओबीसी, कहीं पर ट्राइबल, कहीं पर शेड्यूल कास्ट, कहीं पर और दूसरे जनरल कैटेगरी में जो ये समाज के लोग बिखरे पड़े हैं, उनको एक साथ एक श्रेणी में कैसे लाया जा सकता है। स्वास्थ्य की सेवाएं, उनके शिक्षा की सेवाएं, उनके घरों की सेवाएं, उनके राशन की सेवाएं, उनकी तमाम ये चीजों को कैसे हल किया जा सकता, कैसा उनके लिए आर्थिक विकास निगम बनाया जा सकता है, कैसे उनके लिए आबादी के अनुपात में बजट में पैसा रखा जा सकता है। ये तमाम चीजें बालकृष्ण रेणके कमीशन की सिफारिशों में है। मैं तमाम चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये मुक्ति दिन के अवसर पर जो चीज यहां पर राजेश लिलोतिया जी ने उठाया कि आदतन आपराधिक अधिनियम, ये आज इस तरह आगे और नहीं चल सकता है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, और उस पर हम पूरी तरह से काम करने का इरादा यहां पर आपके सामने रखते हैं। इतना ही नहीं, हमारी ये जो मांगे यहां पर हमने अभी रखी है, उसमें एक मांग ये भी है, ये बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इसके लिए दिल लगता है, और अगर दिल होगा प्रधानमंत्री के पास तो छोटी सी मांग है कि भारत के सांसदों को, उनको जो 5-5 करोड़ का फंड दिया जाता है, जिसके तहत दलित आदिवासियों पर एक निश्चित प्रमाण में खर्च करने के निर्देश रखे हैं, उसमें क्या ये भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जाति पर भी एक विशिष्ट परसेंटेज में इस निधि से खर्च किया जाए? क्या भारत सरकार में तमाम विभाग बने हुए हैं, क्या ये समाज के व्यक्तियों के तरक्की के लिए जो विकास के मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर है, उनके लिए क्या अलग से विभाग नहीं बन सकता? क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है? मैं नहीं समझता हूं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये पल दो पल का काम है, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारी जो मांग है, जिसे राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क में जा जाकर लोगों के सामने रखा, कि अगर हम न्याय के मामलों को सही मायने में अगर अमल में लाना चाहते हैं, तो पहले ये तो देख लिया जाए कि कौन कितना है, कैसा है, किस तरह से रहता है, उसकी पूरी तहकीकात तो करे, उसको किस दवा की जरूरत है, उसे क्या किस तरह से उसके लिए उपाय बनाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा सब कुछ करना है तो जाति निहाय जनगणना करना बहुत जरूरी है। आज हम नहीं जानते हैं कि घुमंतु अर्धघुमंतु कितने हैं। कोई कहेगा करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 20, कोई 25, कोई 50 कहेगा, लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि
जब जनगणना होती है उसमें सिर्फ दलित आदिवासियों का ही पूछा जाता है, अन्य दूसरी जातियों का पूछा नहीं जाता। हम समझते हैं पहले जान तो ले कि स्थिति क्या है और समझ ले, और फिर दवा दारू क्या करना है उसका फिर बंदोबस्त किया जा सकता है। और ये मांग हमारी रहेगी। और राहुल गांधी जी कहते रहते हैं कोई लाख कोशिश कर लेगा तो भी जाति निहाय जनगणना को अब भारत में कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की पूरी ताकत और इस मुल्क की पूरी ताकत इस मांग के पीछे पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेंगी। और अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर एक बार कहूंगा, राजेश लिलोतिया दिल और दिमाग से पूरी श्रद्धा के साथ समाज के तमाम लोगों के लिए और खास करके उन लोगों के लिए जिनके आंखों में आंसू है, दिख नहीं रहे होंगे लेकिन दिल में दर्द छिपा है, ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का काम, ऐसे लोगों का ढाढ़स बनाने का काम जितने मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को मूर्त रूप से लागू करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं उसके पीछे आपकी ताकत पूरी तरह से खड़ी रख दो तो 4 चांद हम लगाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इसमें शामिल हुए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो डीएनटीए, ये मैं आपको बताऊं, इनको बांट दिया गया है, लेकिन आप लोग सही मायनों में इस देश के मूल निवासी हैं। क्या हैं? कौन बोलता है वाली बात? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, मूल निवासी का मतलब मालूम है क्या होता है? जो इस देश का असली मालिक है। ये देश आप लोगों का है, ठीक है? तो आप लोग इस देश के सच्चे सिपाही हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो सर निवेदन ये है, ये लोग मूल निवासी भी हैं, देश के नागरिक भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अधिकांश ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन की जिंदगी जी रहे हैं। ये हकीकत है कि इनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा, ये हकीकत है इनके पास में रोजगार नहीं है, ये हकीकत है कि इनको आज भी अगर इनके घर के अंदर किसी की मौत हो जाए तो इनको शमशान के अंदर उस शव को जलाने की अनुमति नहीं मिलती है। और कई जगह तो कई कबीले ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में आए, जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, वो ऐसे कबीले हैं कि जहां पर जब उनके शव को जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती तो अपने घर के अंदर गड्ढा कर कर उस शव को वहां पर भी दफनाते हैं। तो भाई आपकी बात मैं कर रहा हूं यार, मैं भी एक्टिविस्ट हूं आपकी तरह एक। आप राजस्थान से हैं? हरियाणा से, ओके। तो सर एससी की सीटें जहां पर हों, मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो हमारे अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के साथी हैं उनको वहां पर कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना चाहिए। हरियाणा के लोगों को, आपने हरियाणा की बात कही, मैं बता दूं आपको। आप बताओ कौन था आपका जिसको टिकट दिया था पिछली बार हमने, कांग्रेस ने? आपके समाज के किसको टिकट दिया था पिछली बार हमने? बाजीगर को किसको दिया था? है? एक मिनट, अरे भैया हो गया, एक मिनट, बीच में नहीं बोलो। सुनो, राजेश राठौर यहां पे खड़े हो जरा। आप महाराष्ट्र से हो, क्या हो जरा बताओ। एमएलसी हूं, डायरेक्ट सोनिया जी ने और राहुल जी ने बनाया। कास्ट क्या है? कास्ट और छोटे से तांडे से उठाकर राहुल जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे विधायक बनाया। कोई भी प्रचार और किसी चीज का मुझे कोई ये नहीं है। और इसके पिताजी भी थे, पिताजी को भी पार्टी ने डायरेक्ट यहाँ पे एमएलसी। आप समझ रहे हैं भैया? आप लोगों को मैंने ये बताया ना, थोड़ी सी हमें जानकारी लेनी। बैठ जाओ। कर्नाटका के अंदर जो आपका कौन सी कम्युनिटी को टिकट देते हैं हम लोग? बंजारा कम्युनिटी को। तेलंगाना में आप लोगों के समाज को टिकटें देते हैं, एमएलए हैं आप लोगों के, उन लोगों की लिस्ट निकालो। सुरेश माला जी एक लिस्ट बनाइए, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। मोहम्मद सदीक पंजाब से, वो इस बोर्ड के हमारे एडवाइजर भी हैं जो टास्क फोर्स है। धर्मसोत हमारा मिनिस्टर रहे पंजाब से, और पंजाब के अंदर तो
कांग्रेस पार्टी की वजह से आपको 2% डीएनटी को अलग से रिजर्वेशन मिलता था। जो अभी वहां पे सरकार है ना आम आदमी पार्टी की, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। और हमने टास्क फोर्स के हमारे साथियों ने पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री के घर पे बैठ के पूरा घेराव किया, मांग की कि हमारे समाज के लोगों का जो ये 2% का हमारा रिजर्वेशन है वापस किया जाए। महाराष्ट्र के अंदर मुकुल जी वहां से आते हैं, 5.5% आप लोगों के समाज के लिए अलग रिजर्वेशन है। लेकिन अब हमारी मांग यहां तक सीमित नहीं है, हम इससे आगे राजनीति में भी अपना रिजर्वेशन चाहते हैं, हम नौकरियों में भी अपना रिजर्वेशन चाहते हैं। और आप लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, सोनिया गांधी जी हमेशा बहुत चिंतित रहती हैं। एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, मुकुल जी को याद आ जाएगा। सुनामी आई थी, आप सब लोगों को मालूम है? कहां आई थी? अंडमान निकोबार में भी आई थी। तो सोनिया गांधी जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में 5 लोगों का एक डेलीगेशन सुनामी भेजा कि वहां पर जाओ और वहां पर लोगों को जो भी मदद कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो कर सकते हैं। उस 5 लोगों के डेलीगेशन में भी मुझे भी जाने का मौका मिला था, मेरा सौभाग्य था। तो वहां पर मुकुल जी अब बात करेंगे तो बताएंगे कि वहां पर एक आप लोगों की एक कम्युनिटी है जो वस्त्र नहीं पहनती है और वो किसी निकोबार टापू पे रहती है। सोनिया गांधी जी रोजाना मुकुल जी से बात करती थी कि मुझे बताओ वो जो लोग हैं जो उस कबीले के अंदर रहते हैं, उस टापू पे रहते हैं, उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो मेरे को समझ में उस टाइम पे नहीं आया कि सोनिया गांधी जी एक छोटी सी कम्युनिटी जो वस्त्र भी नहीं पहनती है, जो शायद हमारी भाषा भी नहीं जानती है, उसके बारे में इतनी चिंतित क्यों है। तो मुझे तब पता चला कि जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, हम लोग साथ बैठे हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी वहां पर थे। तो वहां पर अशोक गहलोत जी को मेरे निवेदन करने पर सोनिया गांधी जी ने निर्देश किया कि ये एक बोर्ड बनाया जाए डीएनटीज के लिए वहां पर राजस्थान में, और 100 करोड़ रुपया आप लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। कितना? तालियां बजनी चाहिए। अभी रुक जाओ, अभी भाषण तो मिलते रहेंगे, आप लोग सब शिकायतें कर रहे हैं, मेरी भी बात सुनिए। सुनो, 6 अप्रैल राजस्थान के अंदर क्या होता है? के राजू जी यहां पर बैठे हैं, पंडित नेहरू जी, ये भी इतिहास है, आपको पता होना चाहिए। 6 अप्रैल 1952 के अंदर पंडित जी ने जो गाड़िया लोहार है, आप लोगों के समाज का है ना वो, है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा, उन्होंने 5 कसमें खाई, चरपाई पे नहीं सोएंगे, माचिस से आग नहीं लगाएंगे, घर में रस्सी नहीं रखेंगे, और पक्की छत के नीचे। कितने लोगों को पता है वाली बात? और जिनको नहीं पता उनको ताली बजानी चाहिए ना मेरे लिए, कि मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। सुनो, फिर उसके बाद में तो वो उन्होंने कहा कि हम कभी चित्तौड़ के किले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सेना में थे और हमारे सेना में रहते हुए महाराणा प्रताप अकबर से जंग हार गए, तो जंगलों में चले गए वो लोग। तो पंडित नेहरू जी ने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, सारी बसें फ्री कर दो, सारी रेल फ्री कर दो, और तमाम जितने डीएनटी के लोग हैं, गाड़ियां लोहार रहे हैं, उनको चित्तौड़गढ़ मैं लेकर चलूंगा और वहां पर किले के ऊपर हम लोग तिरंगा फहराएंगे। के राजू जी, मैं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स, हम लोग हर साल वहां पर जाकर झंडा फहरा कर आते हैं। के राजू जी हमारे साथ गए वहां पर। जो आप लोगों का गाड़िया लोहार का एक कालूराम फौजी है, जानते हो फौजी को? कैसा आदमी है जैसे बताओ? तकड़ा, अगर आप हाथ मिलाओ तो आपको हिला देगा एकदम। उम्र कितनी है उसकी? 80। लेकिन 80 उम्र वाला इतना मजबूत है, मुकुल जी को बताना चाहता हूं कि अगर वो नौजवान का हाथ पकड़ ले तो उसको पूरा हिला दे। उसको हमने अपने इस टास्क फोर्स का एडवाइजर बनाया है, नेशनल का। बालकृष्ण रेनके जी को हमने एडवाइजर बनाया है। गणेश देवी जी को, जो आप लोगों के समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हाँ सुना नाम ना, वो एडवाइजर हैं।
तो अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी से आप छोटी छोटी बात, हम तो बहुत बड़ी बातों की प्लानिंग कर रहे हैं। ये पढ़ेंगे, आपको दूंगा मैं चार्टर ऑफ डिमांड कि हम क्या चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी की एक मीटिंग थी पंचकुला में, एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है संविधान सम्मान सम्मेलन पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जी कम से कम 8 से 10 इस तरीके के सम्मेलन अटेंड कर चुके हैं। तो वहां पर एक सेशन हुआ, सबसे पहला सेशन 1 घंटे का, के राजू जी भी वहां पर थे, आप लोगों के डीएनटीज के ऊपर हुआ, जिसके अंदर मैंने शिरकत की, गणेश देवी जी ने की, सुरेश माला जी। सर मैं सुरेश माला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हमने डीएनटी टास्क फोर्स का बनाया, सासी समाज से आता है, एक बहुत साधारण परिवार से ये साथी आता है, छोटा भाई है, लेकिन पूरे देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं तो थोड़े से लोग नाराज हो जाते हैं। सॉरी, लालजी भाई देसाई जी, ये अपने आप में एक डीएनटी हैं, पूरा इनको हिस्ट्री और बहुत फाइटर हैं आप लोगों के राइट्स के लिए, सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बीच में, इनसे भी मैं कहूँगा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी ये जो हिस्ट्री बताई ना 6 अप्रैल की आपको, ये इसलिए बताई कि आज पंडित नेहरू जी को हम नमन कर रहे हैं। तो ये भी याद रखें कि आपको पता रहना चाहिए कि पंडित नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने डीएनटीज के लिए क्या किया। और आरएसएस वाले मालूम है क्या कर रहे हैं आप लोगों के बच्चों के साथ में? आप लोगों के बच्चों को बहका बहका कर अपनी शाखाओं में ले जा रहे हैं। उनको रोकिए वहां से जाने से, नहीं तो आपको गुलाम बना देंगे, आपकी पहचान को खत्म कर देंगे वो लोग। घुमंतु जातियों को और अर्ध घुमंतु और जिनको अंग्रेजों ने नोटिफाई किया था, एक धब्बा लगा दिया था हमारे चेहरे पर कि उनको कब कब पुलिस थाने में कब जाना है, कब रिपोर्ट करना है। और उससे निकल के तो कभी कभी मुकुल जी हम लोग कहते हैं कि पहले हमको नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता था, अब बोला था डी नोटिफाइड ट्राइब। धब्बा तो वही है जो आम मानस में जो बदलाव आना चाहिए। सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए अपना पूरा प्रयत्न किया, पर जो जनमानस और ब्यूरोक्रेसी में और राजनीति के कई लीडरों में और खास करके संघी सोच वालों में हमारे प्रति जो एक अलग प्रकार का भाव है, उसको बदलने के लिए संघर्ष बहुत बड़ा है। हम सोच रहे हैं कि हम गोमंतु मतलब जो डीएनटी, ए रेणके जी का मैं धन्यवाद करूंगा यहां पर कि हम 3 कैटेगरी में थे, वो तीनों को एक कैटेगरी के नाम से बुलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान। जब रेणके कमीशन के तहत तो उन्होंने कहा कि सबको डीएनटी बोला जाए, डी नोटिफाइड एंड नॉमेडिक ट्राइब। तो ये हमको एसएनटी, डीएनटी और उस तरीके से जो अलग अलग बांटा हुआ था उसमें से एक करने का एक बहुत ही अच्छा। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लास्ट टाइम लिया था, न्याय वाली जो बात कही कि हम रेणके कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, जब भी हमारा सेंटर में गवर्नमेंट आएगा तो उसको लागू करने के लिए जो प्रतिबद्धता है वो कंटिन्यू रहे और हम उसके लिए डिमांड भी लगातार करते रहे। मैं दुनिया के अलग अलग देशों के घुमंतु जातियों के बीच में जाने का और विश्व स्तर पे करीबन यूएन सिस्टम में 7 साल तक ये नेगोशिएशन करने का एक मौका मिला है। और वहां पर हम क्या मांगते थे और दुनिया के हर देश में अपना समाज क्या मांग रहा है, 3.5 चीजें। हमें राजनीति में रिजर्वेशन, हमें शिक्षा में रिजर्वेशन, हमें संसाधनों में रिजर्वेशन, और हमको दूसरा जो आधा है हमारा पहलू वो है जो बजट है, वो जितनी हमारी बस्ती है, जितने हम घुमंतु, अर्ध घुमंतु, एंटी डीएनटी जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से पहचानते हैं और हमको बांटा हुआ है। भाई राजेश भाई ने बहुत अच्छा कहा, समाज एक है, बंजारा होगा एक स्टेट में वो एक कैटेगरी में आएगा, दूसरे में दूसरा। रेबारी है, एक में एसटी में आएगा, एक में एससी में आएगा और एक में ओबीसी में आएगा। और उसी तरह से वो गाड़िया लुहार हो या हर कोई समाज। तो ये जो हम लोगों को बांटा हुआ है उसको यूनाइटेड करने की पहली हमारी खुद की भी एक लड़ाई है कि हम लोग को अपने कम्युनिटीज को यूनाइट करके सरकारों पर दबाव डालना और हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज है उसको लेकर हमें विजिबल होना। काफी किताबें भी लिखी गई हमारे बारे में कि ये इनविजिबल है, अदृश्यमान। और एक और जो चीज हमारे समाज को सबसे बड़ा, जो मैं गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूं तो सबसे बड़ी समस्या है पहचान की। काफी लोग, काफी कम्युनिटीज जिनका गांव कौन सा है, उनका घर कहां है,
तो आइडेंटिटी जो सबसे बड़ी जो हमारी ये दिक्कत है, और काफी जगह पे जो खर्चा होता है जिंदगी का, वो पहचान को वापस लाने का। तो हम अपने समाज की जो पहचान, अपनी जो अधिकार है, अधिकार पाने के लिए जो मिनिमम हमको जो प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ को लेकर, हो सकता है हमारे में से कुछ लोग जो आगे बढ़े हैं उनके पास सब कुछ होगा, पर आज भी कुछ लोग हैं कि जिनके पास ना रहने को घर है, ना पहचान है, ना उनका मतलब पिछली अभी जो न्याय यात्रा गुजरात में मैं कर रहा हूं, मुकुल जी ने भी देखा था कि वहां पर हम कई जगह पे गए, उनको पूछा कि तुम्हारा घर कहां है, बोले हमारा घर यही टारपोलिन का वो बसा हुआ, 6 महीने पहले बोले दूसरे गांव में, उससे पहले दूसरे गांव में। तो हमारे जो घुमंतु जातियों का कई समाज ऐसे हैं कि जो सदियों से एक जगह से दूसरे जगह, और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा गुजरात की एक कम्युनिटी का, जिनके 4 बच्चे हैं, 4 अलग अलग स्टेट में उनका जन्म हुआ है, और वो 4 स्टेट की भाषा बोल सकते हैं, फिर भी उनके पास पहचान नहीं है कि वो भारतीय हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और मैं राजेश भाई का धन्यवाद करता हूं कि जो अधिकार भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने जो भारतीय होने के नाते सबको दिया है, वो संवैधानिक अधिकार ये सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी की आज जरूरत है तो वो ये एंटी डीएनटी और एसएनटी के नाम से जाने जाते इस समाज की है। तो कांग्रेस पार्टी को भी मुझे लगता है कि हमको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, हकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो तगड़ा है उसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जो दुबला है उसको ज्यादा देना चाहिए, तो जो समाज अधिकारों से वंचित है उसको ज्यादा देना चाहिए, और यही करेंगे, यही आशा और अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर मौका दिया। सबसे पहले राजेश लिलोते जी को कंग्रेचुलेट करना चाहते, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी में डीएनटी कम्युनिटी के बारे में एक सोच शुरू किया। 3 साल के पहले कांग्रेस पार्टी ने डीएनटी लोगों को एम्पावर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनने के लिए डिसीजन लिया। इसलिए मैं राजेश लिलोते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और राजेश जी ने डीएनटी इश्यूज पर बहुत अच्छी तरफ चिंतन करके कांग्रेस पार्टी का 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया, पहली बार कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में डीएनटी के बारे में स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी कुछ कमिटमेंट्स दिया। उसमें 2 इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स है, इसी बारे में आप सभी को जानकारी होना। सबसे पहले रैंके कमीशन, जो कमीशन यूपीए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया, डीएनटी का इश्यूज पर पूरा स्टडी करके रिकमेंडेशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी का 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम कमिट किया, रैंके कमीशन का हर एक रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी फुलफिल करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी, मेन पार्टी, एससी डिपार्टमेंट और डीएनटी का टास्क फोर्स, आप सभी ये रिकमेंडेशंस को बहुत पब्लिसाइज करना, ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट पर हम प्रेशर रखना। और दूसरा कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, हर एक डीएनटी चाइल्ड को हम फ्री और क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे। आप सभी, आपका स्टेट्स में डीएनटी चिल्ड्रन को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप डिमांड करना।
कांग्रेस पार्टी का वादा है। जो स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी पावर में है वो स्टेट्स में आप लोग डीएनटी चिल्ड्रन को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलने के लिए आप कोशिश करना। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहते, आप सभी को मालूम है राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस के बारे में हर एक मीटिंग में डिमांड कर रहे कास्ट सेंसस के बारे में। मेरा ख्याल में देश में कास्ट सेंसस, इफ कास्ट सेंसस हैपन इन द कंट्री, सबसे पहले डीएनटी को बहुत फायदा मिलेगा। क्यों? दो कारण है। एक, कास्ट सेंसस में हर एक डीएनटी को हम काउंट करेंगे और हर एक डीएनटी फैमिली का सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इसी बारे में हम डेटा कलेक्ट करेंगे। पूरा देश को पता चलेगा डीएनटी लोग का पॉपुलेशन क्या है, कौन सा जिला में, कौन सा तालुक में, कौन सा गांव में कितना डीएनटी फैमिलीज है, उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनको आगे लेने के लिए क्या पॉलिसीज लाना, इसी बारे में गवर्नमेंट को बहुत स्पष्ट रूप से अवगत होगा। इसलिए डीएनटी का स्ट्रगल में मेरा असेसमेंट में कास्ट सेंसस में डीएनटी को काउंट करने का बहुत अच्छा मौका है। मगर आप लोग ये इशू पर फोकस नहीं करें तो कास्ट सेंसस में भी आपका काउंटिंग नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सजेशन टू द टास्क फोर्स कमिटीज, अभी तक एससी डिपार्टमेंट 8 स्टेट्स में टास्क फोर्स, डीएनटी टास्क फोर्स कमिटीज को बनाया और सम और स्टेट्स में भी टास्क फोर्स कमिटीज बनेगा। टास्क फोर्स कमिटी का सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क ये होगा, आपका स्टेट में डीएनटी का लिस्ट क्या है पूरा आप तैयार करके आपका स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा। जब कास्ट सेंसस आएगा वो कास्ट सेंसस में डीएनटीज को अलग काउंट करने के लिए आप डिमांड रखना पड़ेगा। देन ओनली हमको मालूम पड़ेगा डीएनटीज कितना है। आपको मालूम है कर्नाटका में गवर्नमेंट कास्ट सेंसस कंप्लीट किया। आपको मालूम है आपका डीएनटी को कर्नाटका में सेपरेटली काउंट किया नहीं किया, आपको मालूम है? किया ना? ऐसा हर एक स्टेट में कास्ट सेंसस के टाइम में डीएनटीज को काउंट करने का हम डिमांड करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव होगा। क्योंकि आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पूरा जानकारी मिले तो गवर्नमेंट आपको डेवलप करने का प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन बनने का मौका मिलेगा। इसलिए एससी डिपार्टमेंट और डीएनटी टास्क फोर्स ये मुद्दे पर आप काम करिए। आपका स्टेट में पूरा लिस्ट तैयार करिए और वो डीएनटी कम्युनिटीज़ के पास जाइए और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड करिए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ताकि आपका कलेक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। आपका इश्यूज़ पर काम करने का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। यही सबसे मैं
आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। आपको और एक बार बधाई देना चाहता हूँ। डीएनटी इश्यूज पर आप लोग बहुत फोकस काम कर रहे, आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी में 100 साल की ज़्यादा पार्टी में डीएनटी टास्क फोर्स डिपार्टमेंट बनाकर हमें पार्टी से जोड़ने का काम किया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, कि रायपुर में अधिवेशन के अंदर 50% आरक्षण कांग्रेस में संविधान में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज को 50% आरक्षण दिया राजनीतिक में। ये है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को सामने लाने का और उसका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुकुल वासनिक साहब का कि भी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की है। ये सच्चाई है, जो दर्द हमारे दिल में था उससे ज्यादा दर्द हमारे मुकुल वासनिक साहब के दिल में है हमारे प्रति, क्योंकि वो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, क्योंकि वहां बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ महाराष्ट्र है। वो हमारी परिस्थिति और स्थिति को दोनों से वाकिफ है। सब कुछ सबने कहा, इतिहास के बारे में कहा, लेकिन मैं माननीय राजेश लिलोटिया जी जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे मार्गदर्शक मुकुल वासनिक साहब और के राजू साहब, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, जो रायपुर में अधिवेशन में बहुजनों को कांग्रेस में 50% का आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में हमारे डीएनटी समाज को भी एआईसीसी के संगठन में और पीसीसी के संगठन में फादर बॉडी में लिया जाए, जिससे ये लोग भी अपनी बात को पटल पे रख सके। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, जैसे मेरे भाई राजेश जी ने बताया, हर वर्ग में जाता हूं, हर जिले में जाता हूं, ये समस्या सामने आती है। हमारी बात को रखने वाला राजेश लिलोटिया या के राजू या मुकुल वासनिक हर जगह हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और 31 अगस्त मुक्ति दिवस पर कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से को याद करते हुए हम आपसे अपील और अनुरोध करते हैं कि जो आरक्षण आपने बहुजनों को दिया है, ये अति बहुजनों को भी इन्हें सम्मान देने का कांग्रेस पार्टी काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।